आदाब, खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम खुली बहस के साथ हाजिर हूं मैं सैयद फैसल अली। आम इंतखाबात के 8 मरहलों की वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब सबकी निगाहें 9वें और आखिरी मरहले पे है। 12 मई को मुल्क की 3 रियासतों में वोट डाले जाएंगे, जिसमें बिहार की 6 सीटों के अलावा मगरबी बंगाल की 17 सीट पर भी वोटिंग होनी है। लेकिन अहम मुकाबले का मरकज बन गई है यूपी की 18 सीटें, जिसमें बनारस, आजमगढ़ और बलिया की सीटें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक वज़ीर-ए-आज़म ओहदे से ताल्लुक रखता है। मोदी वेव का दावा करने वाली बीजेपी को भी यह याद रखना होगा कि गुज़िश्ता आम इंतखाबात में उसका रिजल्ट ऐसा बिल्कुल नहीं था जिससे वह इक़्तिदार तक पहुंच पाती। उसे इन 41 सीटों में से सिर्फ 3 सीटें ही मिली थी। हमेशा की तरह इस बार भी दावे तो सारी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन आवाम के फैसले के बाद किसके दावों में कितना दम है, इसकी सच्चाई 16 मई को ही सामने आएगी। इसी इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से वाबस्ता माहिर इख्तिसादियात प्रोफेसर मुनीर आलम साहब, सीनियर असिस्टेंट एडिटर फ्रंटलाइन द हिंदू ग्रुप मोहतरमा पूर्णिमा त्रिपाठी, कांग्रेस के तर्जमान और एमएलसी विवेक बंसल साहब। लखनऊ स्टूडियो में हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के लीडर भुक्कल नवाब साहब और पटना स्टूडियो से हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता, जेडीयू के तर्जुमान प्रोफेसर असलम आजाद साहब हैं। आप सभी का आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। तो शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम खुली बहस। 16वें आम इंतखाबात के कुल 9 में से 8 मरहलों की वोटिंग खत्म हो चुकी है। अब सबकी निगाहें 9वें और आखिरी मरहले पर टिकी हुई हैं और हो भी क्यों नहीं। 12 मई को होने वाले मुल्क के 41 पार्लियामानी हलकों में मगरबी बंगाल की 17 सीटों के साथ ही यूपी की बनारस, आजमगढ़ और बलिया ऐसी सीटें हैं जिनका ताल्लुक वज़ीर-ए-आज़म ओहदे से ताल्लुक रखता है। पेश है एक रिपोर्ट। 12 मई को होने वाले मुल्क के 9वें और आखिरी मरहले के इंतखाब के लिए तमाम पार्टियों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, लेकिन सबकी निगाहें मरकूज हैं मशरिकी यूपी की 18 सीटों और खुसूसन बनारस पर, जहां से बीजेपी की जानिब से पीएम ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी इंतखाबी मैदान में हैं। मोदी के मुकाबले आम आदमी पार्टी के रूहे रवां अरविंद केजरीवाल खुद मैदान में हैं, जो अपनी हुकूमत आने पर मुल्क से बदउनवानी खत्म करने का दावा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी समेत रियासत में सबसे ज्यादा 42 उम्मीदवार भी बनारस से ही हैं। लेकिन कांग्रेस ने कभी बीजेपी के एमएलए रहे अजय राय को मैदान में उतारकर मुकामी उम्मीदवार का इश्यू तो उछाल ही दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ मुख्तार अंसारी का अजय राय को हिमायत देना है। मेरा सीरियस प्रयास कल भी था कि बनारस में मोदी को ठीक से घेरा जाए। हम समर्थन मिलता तो भी घेर देते, हमको समर्थन नहीं मिला। लोग एक हो जाते तब भी घेर लेते, लेकिन अगर लोग एक भी नहीं हुए तो हम अपने आप को इस चुनाव से अलग करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ओहदे की दौड़ में यूपी का आजमगढ़ पार्लिमानी हलका भी बन चुका है, जहां से मैनपुरी के साथ ही एसपी सरबराह मुलायम सिंह यादव इंतखाब लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का दावा है कि इस बार तीसरे मोर्चे की ही सरकार बनेगी। एसपी लीडरान तो यूपी में तमाम वादों के साथ आवाम से नेताजी के वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। हालांकि नतीजों का ऐलान 16 मई को होगा, लेकिन बीजेपी पहले ही खुद को फातह मान चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बीजेपी को अक्सरियत नहीं मिल पाने की सूरत में कांग्रेस किस लीडर की किस्मत चमका दे, ये कहना बहुत मुश्किल है। ऐसे में सबकी नजर उस पार्टी के सरबराह पर होगी जिसकी सबसे ज्यादा सीटें होंगी। न तो बीजेपी का बहुमत आ रहा है और नहीं कांग्रेस का बहुमत आ रहा है। बहुमत आ रहा तीसरे मोर्चे का। समाजवादी पार्टी ने फैसला किया है कि हम किसान और मुसलमान की उपेक्षा नहीं कर सकते। बिहार की सरहद से सटे बलिया पार्लिमानी हलके की पहचान भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म चंद्रशेखर सिंह के नाम से होती है, जहां से इस बार भी उनके बेटे और बलिया के मौजूदा रुकने पार्लियामेंट नीरज शेखर कड़ी लड़ाई में फंसे नजर आ रहे हैं। जात पात की गिरफ्त में उलझे पूर्वांचल की ये सीट भी इससे अलग नहीं है। पूर्वांचल के मुसलमानों पर खासा असर का दावा करने वाले कौमी एकता दल के सदर और दबंग एमएलए मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी भी बलिया से इंतखाब लड़ रहे हैं। मुसलमानों के वोट को लेकर पहले से ही फिक्रमंद है नीरज शेखर के मुकाबले बीजेपी ने भी इन्हीं के बिरादरी के भरत सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि बीएसपी ने यहाँ ब्राह्मण कार्ड खेला है। और टिकट देने के मामले में भी हमारी पार्टी ने जहाँ सर्व समाज के लोगों को उनकी बीएसपी में जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखता रही, इन्हें उचित
आम इंतखाबात के इस आखिरी मरहले में बाकी बची 41 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिनमें यूपी की 18, बिहार की 6 और मगरिबी बंगाल की 17 सीटें शामिल हैं। मोदी वेव का दावा करने वाली बीजेपी को ये भी याद रखना होगा कि गुज़िश्ता आम इंतखाबात में इसकी कारकर्दगी कहीं से भी इक़्तिदार तक पहुंचाने लायक नहीं थी। उसे इन 41 सीटों में से सिर्फ 3 सीटें ही मिली थी और मगरिबी बंगाल तो इसके लिए अब तक पूरा ख्वाब साबित हुआ है। और हालात की नजाकत को देखते हुए बाया महाज की जानिब से ममता के साथ वाला बयान मील का पत्थर भी साबित हो सकता है। हमेशा की तरह इस बार भी दावे तो सारी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन आखिरी फैसला वोटरों के हाथ में है। लेकिन किसके दावों में कितना दम है, ये तो 16 मई को ही पता चलेगा। आलमी समय के लिए दिल्ली से मासूम सिद्दीकी की रिपोर्ट। नाज़रीन, अभी आप एक रिपोर्ट देख रहे थे। जाहिर सी बात है, पूरे तौर पे इलेक्शन का जो दौर है खत्म हो रहा है। 9वें दौर का जो इलेक्शन है वो 12 मई को होने वाला है और सबसे अहम बात यह है कि ये दौर का जो इलेक्शन है उसमें 17 सीटें, 18 सीटें पूर्वांचल की हैं, उत्तर प्रदेश की, और ये माना जा रहा है कि वही वजीर आजम बनेगा जिसको उत्तर प्रदेश में अक्सरियत मिलेगी। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता भुक्कल नवाब साहब हैं। बातचीत की शुरुआत उन्हीं से करते हैं। चलते हैं लखनऊ और जानने की कोशिश करते हैं कि मुलायम सिंह यादव की दावे में कितना दम है कि इस बार तीसरा महाजी सरकार बनाएगा। भुक्कल नवाब साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? ऐसा है कि हाँ, बिल्कुल आवाज आ रही है। हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से बनारस के अंदर वहां के ऊपर रैली करना चाहा है और वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन नहीं दी है, और अगर खुदा ना खास्ता अगर वहां के ऊपर कोई घटना घट जाती तो उसका इल्जाम किसको ऊपर आता? वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन पर ही इल्जाम आता। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बाकायदा देखता है, अगर वो समझता है तो परमिशन देता है। लेकिन इनकी तो आदत है कि अगर इनको रैली करना है तो बाहर प्रदेशों से ये पूरी ट्रेनें बुक करते हैं, करोड़ रुपया खर्चा करते हैं। अगर इनको कहीं पे अगर यहाँ पर क्षेत्रीय रैली करना है तो पूरे प्रदेश के करीब के जिलों की ये बसें मंगवाते हैं, इतना तीम झाम करते हैं, पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं कि देखो ये हमारे साथ अमेठी। चलिए, आपकी बात मैंने सुन ली, लेकिन भुक्कल नवाब साहब आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि नेताजी ने, आपके मुलायम सिंह यादव ने ये दावा किया है कि अगली सरकार थर्ड फ्रंट की बनेगी। आपको क्या लगता है कि उनके दावे में कुछ दम है? अरे दम नहीं, पूरा दम है। यहाँ को देखिए, भाजपा जो है वो कहीं के ऊपर नजर नहीं आ रही है, वो सिर्फ मीडिया में है। और ऐसा है कि निरमा का जो है बहुत ज्यादा, निरमा पाउडर, वॉशिंग पाउडर निरमा का बहुत एडवर्टाइज किया गया है, लेकिन ये नहीं है कि भारतीय जनता जो है निरमा ही इस्तेमाल करती है। इनका एडवर्टाइज किया गया है। एडवर्टाइज करने से मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जो सिर्फ हवा में है, और आखिरी चरण क्योंकि ये है, इसमें बिल्कुल वो बौखलाई हुई है। उसका समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, मतलब वो उठा पोक की स्थिति में है वो भारतीय जनता पार्टी। ये माना जा रहा है कि बौखलाए हुए आप लोग हैं। मालूम है कि हम जो है विकास के नाम पर भी हम यहाँ के ऊपर कुछ नहीं कर पाए हैं। और इन्हें फैजाबाद के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी का जो है वो वहां फोटो लगा के, मंदिर लगा के इस बात को साबित करना चाहा है कि विकास का मॉडल अब फेल हो चुका है। अब चलो भगवान के नाम पे ही हम मतलब भुक्कल नवाब साहब, आपने अपनी बात कह ली। यहाँ पे कांग्रेस के तर्जुमान बैठे हैं विवेक बंसल साहब, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए कि अभी कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने इस बात से मना किया था कि इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी है। उन्होंने बहुत यकीनी तौर पे यह कहा था कि थर्ड फ्रंट की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई भी संभावना नहीं है, कोई भी इम्कान नहीं है इसका। विवेक बंसल साहब, आपने सुना मुलायम सिंह यादव को, उनके जो कांग्रेस ने खुद कहा है कि थर्ड फ्रंट को हम समर्थन देंगे। अभी बयान आया है उनका, कांग्रेस का बयान आया है कि माननीय मुलायम सिंह जी का बयान। तो लोकतंत्र में चुनाव के समय हर नेता को अधिकार होता है और हर नेता और हर प्रत्याशी आश्वस्त होता है अपनी जीत के लिए। तो ये भी कोई उसका अपवाद नहीं है। आप कितने आश्वस्त हैं? आपको लग रहा है कि देखिए, हम इस बात के आश्वस्त हैं कि सरकार पुनः यूपीए की बनेगी और हम लोगों को अच्छी सीटें मिलेंगी, लोकसभा में हम लोगों को बढ़त मिलेगी, यही मैं कह सकता हूं। और आज देखिए, चुनाव में हर चरण में, हर मरहले में, जैसे आपने खुद ही आप लोग महसूस कर रहे हैं कि हर मरहले में जो है स्थिति और जो परिस्थिति है वो बदल रही है। जो पहले चरण में जो बात थी, पहले मरहले में जो बात थी, वो दूसरे में नहीं है, तीसरे में। और यही वजूहात है कि आज माननीय नरेंद्र मोदी जो पीएम इन वेटिंग जिनको कहा जा रहा है, आप लोगों के जराये से ही
प्रेस के जराये से कि उनके बयानों में आप देखिए किस तरीके से बयान दे रहे हैं। आज जो हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी के बयान को किस तरीके से तोड़ मरोड़ के एक भारी भरकम और वजेदार सियासतदान से ये इम्कानात और ये तवक्कात नहीं है। विवेक साहब, बड़े माजरत के साथ कहना चाहूंगा, आज सियासत को हम इस मोड़ पे ले आए हैं कि हम कहें कुछ और उसको हम इस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश कर दें। माफ कीजिएगा, ये उनकी बदहाली को बयां करती है और मैं पूरी तरीके से मुतमईन हूं जहां तक यूपीए के इक्तिदार में दोबारा से आने की बात है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि सियासत में हम लोगों को कहीं ना कहीं एक लाइन पे एक लकीर खींचनी होगी जो हमें नहीं पार करनी चाहिए। और उसको नाज़रीन, जब कभी कोई चर्चा होती है, किसी तरह की कोई बातचीत होती है, तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे हैं वो कहीं ना कहीं इलेक्शन का भाषण देने लगते हैं। ये बहुत आम बात है। भुक्कल नवाब साहब ने अपनी बात कही, विवेक बंसल साहब ने अपनी बात कही, लेकिन हम लोगों के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सियासी पार्टियों के नहीं है। उनमें है डॉक्टर मुनीर आलम साहब, प्रोफेसर हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि विवेक बंसल साहब के दावे में कितना दम है और भुक्कल नवाब साहब के दावे में कितना दम है। मुनीर साहब, देखिए, जो दिख रहा है सतह के ऊपर, उसमें तो ये लग रहा है कि ये दोनों पार्टियां कुछ जितना ये अभी जो क्लेम कर रहे हैं उसमें कुछ इतनी ज्यादा इतना दम नहीं दिख रहा है। ऐसा कुछ ऐसा लगता है कि ये सारी बातें जो है थोड़ी सी खोखली हैं। उसकी वजह बहुत ही ऑब्वियस है। एसपी के साथ जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से जो फसाद के जो असरात हैं यूपी में, जिस तरह से जैसे पोलराइजेशन हुआ, जो कुछ चीजें हुई, मसला ये है कि क्या वो पोलराइजेशन जिसकी उम्मीद थी कि साहब वो एसपी को फेवर करेगी या कांग्रेस को फेवर करेगी, नहीं करेगी, उसका क्या हो रहा है और किस तरह से वो पोलराइजेशन किस पार्टी को असर करने जा रहा है, ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। लेकिन ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि ये पोलराइजेशन ना तो कांग्रेस को फायदा पहुंचाने जा रहा है और न ही एसपी को बहुत ज्यादा कोई फायदा पहुंचाने जा रहा है। दोनों की हालत अपनी जगह पे खराब है। जहां तक बीजेपी का अपना मामला है और उसके जो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं, उनकी जो सारी बातें, खुद बीजेपी के अंदर बहुत सारे बड़े कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। ये समझ में नहीं आ रहा। खुद बीजेपी के लोग जो हैं वो श्योर नहीं है कि उनको 200 सीट मिल सकती है, 220 मिल सकती है, 260 मिल सकती है, 270-72 प्लस मिल सकती है। खुद उनके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। सो वोट किस करवट बैठेगा बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है और 16 के बाद ही मालूम होगा। लेकिन बज़ाहिर हवा लगती है कि बीजेपी के हक में जा रही है। मुनीर साहब कहना है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, ये कहना भी जल्दबाजी होगा। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्णिमा त्रिपाठी। उन्होंने पूरे इस इलेक्शन में काफी दौरा किया है, हर जगह से होकर के आई हैं और इनकी काफी गहरी नजर है हिंदुस्तान की पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे। पूर्णिमा, आपको क्या लगता है कि अभी 8वें फेज के इलेक्शन के बाद क्या हम लोग इस बात पे चर्चा कर सकते हैं कि किस तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो इमर्ज कर रहा है, किस तरह का एक कोई खाका आपको दिखता है कि किस तरह की गवर्नमेंट आ सकती है? देखिए फैजल साहब, सबसे पहली बात तो ये कि जो फर्स्ट फेज के टाइम में जो माहौल दिख रहा था वो 8 फेज होते होते बहुत चेंज हो गया है। उस वक्त लग रहा था, सभी को लग रहा था कि बहुत जबरदस्त बीजेपी के फेवर में एक माहौल बन रहा है। लेकिन अभी 8 फेज होते होते हम उतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते हैं। दूसरी एक फिजा बदली है जो हमें दिखा है कि बहुत बड़ा तबका एक है जो बीजेपी के अगेंस्ट भी इकट्ठा हो रहा है। तीसरा फ्रंट, उसको हम नाम अभी पता नहीं दे सकते हैं या नहीं, लेकिन बहुत बड़ा एक वर्ग है वोटर्स का जो ना बीजेपी, हम वोटर्स की बात कह रहे हैं, जो ना बीजेपी पार्टी की बात नहीं, जो ना बीजेपी को सपोर्ट करता दिखा ना कांग्रेस को करता दिखा, वो किसको फायदा पहुंचाएगा ये हमें देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी जो फेज इलेक्शन का एटलीस्ट यूपी में होने जा रहा है उसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी वो दोनों ही उनके मतलब सपोर्ट में दायरे में आ सकते हैं। किसको कितना फायदा होगा हमें ये देखना होगा। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहां पर ममता बनर्जी का बहुत बड़ा स्टेक है और वहां पे 17 सीटें चुनाव होने हैं। ममता के पास कितनी सीटें आएंगी, लेफ्ट के पास कितनी सीटें आएंगी, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो को फाइनल रूप शेप देने में। क्योंकि ममता अगर अच्छी सीटें जीतती हैं और उनकी जैसी की संभावना बताई जा रही है वो मोदी जी के साथ जाके खड़ी हो जाती हैं तो एनडीए की सरकार बन जाएगी। लेकिन अगर वो बिल्कुल तटस्थ हो जाती हैं तो शायद मोदी जी के लिए मुश्किल हो जाए। लेफ्ट तो मोदी के साथ सवाल ही खैर नहीं पैदा होता, लेकिन लेफ्ट अगर अपना इंप्रूव करता है 2009 से तो लेफ्ट की भूमिका एक नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी गवर्नमेंट में बहुत क्रूशल हो सकती है। तो हमें ये सारी चीजें हैं जो कि थोड़ा अभी फ्लूइड है। ये जो लास्ट फेज की पोलिंग हो जाने पे थोड़ा एग्जिट पोल्स जब आएंगे तो हमें
थोड़ा सा हम आइडिया लास्ट होगा। फेज की पोलिंग पे ही बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं जनता दल यूनाइटेड के स्पोक्समैन प्रोफेसर असलम आजाद साहब पटना से। ये वो पार्टी है जो जिसके बारे में अभी पता नहीं है वो किस तरफ जाएगी, वो एनडीए को ज्वाइन करेगी, यूपीए को ज्वाइन करेगी या बिल्कुल अपने आप को अलग रखेगी। लेकिन एक बात जो बिल्कुल तय दिख रही है, सारे सर्वेज ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड बिहार में भारी नुकसान की तरफ बढ़ रही है। आजाद साहब क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो ये अर्ज करना चाहूंगा कि हमको एक सीट नहीं आए, असेंबली में भी हम हार जाएं, हम मिट जाएं, बर्बाद हो जाएं, खत्म हो जाएं, बीजेपी के साथ हम किसी कीमत पे नहीं जाएंगे। बहुत अच्छी सरकार चल रही थी, हमारा एजेंडा चल रहा था बिहार में, नीतीश कुमार का एजेंडा चल रहा था, बीजेपी कहीं नहीं थी। लेकिन सिर्फ विवादित मुद्दों को लेकर उसूल की बुनियाद पे हम उससे अलग हुए और किसी कीमत पर नरेंद्र मोदी जैसे हथियारे को, दागदार को हम किसी कीमत पर कबूल नहीं कर सकते थे। और यही वजह है कि हम अलग हो गए और हमको इसकी कोई परवाह नहीं है कि हम 20 सीट लाते हैं, 25 सीट लाते हैं, 30 सीट लाते हैं। इसलिए कि हमने जो वादा किया था हिंदुस्तान के लोगों से, बिहार के आवाम से, उस पे हम खरे उतरे हैं और हम अपनी बात पे आज भी कायम हैं। बीजेपी थूके हुए को चाटती है, जनता दल यू हमने ऐसे लोगों को कैंडिडेट बनाया जिन्होंने जो जात की पॉलिटिक्स नहीं की, धर्म की पॉलिटिक्स नहीं की। वो हम लोगों ने भी देखा प्रोफेसर असलम आजाद साहब कि आपने कैसे लोगों को कैंडिडेट बनाया है जो कल तक किसी और पार्टी में थे, आपको गालियां बक रहे थे, वो आपके साथ खड़े हैं। तो ये तो एक बहुत अजीब सी बात है। लेकिन आपने जो सवाल उठाया है कि हम लोग नरेंद्र मोदी के साथ नहीं रहेंगे, 17 साल साथ रहे आप, सालों साल का साथ था। नहीं, मैं जी बोलिए। नहीं, सुन रहा हूं, बताएं। लोगों को हमने टिकट दिया जो कल हमारे साथ थे, लेकिन किसी वजह से वो भटक गए थे। लेकिन हमने ये समझा कि इनको टिकट दिया जाना चाहिए था, इनको ऐवान में जाना चाहिए था, इसलिए कि ऐसे लोग जो बीजेपी हमारे थे, जो आरजेडी की तरफ देख रहे थे या किसी और पार्टी की तरफ, नतीजा यह कि उनको सिर्फ 5 लोगों को हमने एक्सपेल किया है। 5 मेंबरान पार्लियामेंट को हमने एक्सपेल किया, उनको हमने टिकट नहीं दिया, ये रिस्क लिया है। नहीं, आपने जिनको टिकट दिया वो छोड़ के भागे। साबिर अली साहब को आपने टिकट दिया, वो वहां से ऐसा भागे कि सीधे दिल्ली आके रुके बीजेपी के घर पे। क्या कहिएगा? क्या कोई ना कोई कारण तो होगा, कोई तो वजह होगी कि जनता दल यू से लोग भाग रहे हैं। सुनिए, मैं बताऊं, नहीं फैसल साहब, मैं बता दूं, सियासी आदमी नहीं थे जी। जिस दिन पार्लियामेंट का टिकट मिला राज्यसभा का, उनको एलजेपी के उम्मीदवार थे, वो तो बाद में हमारे यहाँ आए, डिसाइड करके चले आए। चलिए, तो उनको मैं जानता भी नहीं था, उनका कोई ताल्लुक बिहार से नहीं था और किसी सियासी पार्टी से नहीं था। वो हवा में थे और हवा में ही चले गए। इनका कहना यह है कि जो लोग पार्टी में नहीं थे वो आए, हवा में से आए और हवा में चले गए। हालांकि उनकी बात में बहुत तजाद है। साबिर अली साहब लोक जनशक्ति पार्टी में थे, वहां भी वो राज्यसभा के मेंबर थे, इनके यहाँ आए, उसके बाद भी राज्यसभा के मेंबर है और उसके बाद भी नीतीश कुमार ने उनको टिकट दिया, लेकिन वो टिकट वापस करके लौट आए और बीजेपी में पहुंचे और फिर वहां से भी उनको रवाना कर दिया गया। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस तरह की जो चीज होती है, तो जब आप बात, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा था असलम आजाद साहब कि आप अपनी पार्टी का प्रोस्पेक्ट किस तरह से देख रहे हैं बिहार में। ये माना जा रहा है कि शायद 2-4 सीट से ही आपको इत्मीनान करना होगा। असलम आजाद साहब। नहीं, देखिए, यहाँ हर जगह त्रिकोणीय लड़ाई है और हमने लड़ाई किसके बीच में है? मेन कंटेंडर कौन है? जो काम किया है जी, लड़ाई किनके बीच में है? आपका की पोजीशन क्या है? नहीं, लड़ाई जो है हर जगह त्रिकोणी है। अच्छा, कहीं भी बराह रास्त जो है लड़ाई नहीं है, हर जगह त्रिकोणीय लड़ाई है। और 16 तारीख को ये पता चल जाएगा कि हवा में रहने वाली पार्टियां कहां हैं और जो जमीन पे जमीनी हकीकत को समझनी चाहिए। चलिए, हवा में रहने वाली पार्टियां कहां जाएंगी ये पता चल जाएगा 16 तारीख के बाद। ये कहना प्रोफेसर असलम आजाद साहब का, जो जनता दल यू के स्पोक्समैन है। लेकिन चलते हैं भुक्कल नवाब साहब के पास। उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी हवा हवाई है और मीडिया में फैली हुई है। लेकिन जो सूरत हाल जमीन पे दिख रही है, ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान होने वाला है और उसके दूसरी तरफ अगर देखें तो बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है।
है। जहां बीजेपी के पास 10 सीट थी, वहीं सर्वे ये बता रहे हैं, सारी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं, कम से कम 40 सीट तो भारतीय जनता पार्टी को यूपी में मिल ही रही है। भुक्कल नवाब साहब क्या कहिएगा? देखिए, ऐसा है कि जो भी मतलब ये मीडिया है जो 40 सीटें दे और चाहे 50 सीटें दे मोदी जी को, और ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इनका झूठ जो है हम ऐसे उजागर करना चाहते हैं कि एक मिसाल से इस बात से उजागर करना चाहते हैं कि एक बच्चा अगर जाता है कोई दुकान के ऊपर और कहता है कि पापा हमको ये सारे के सारे खिलौने हमको चाहिए, सारे के सारे खिलौने चाहिए, तो अपना बेटे से पापा कहता है कि ये सारे के सारे खिलौने तुम्हारे हो गए। आजमगढ़ के अंदर ये कह रहे हैं कि तुम लोग बताओ कि क्या मुलायम सिंह यादव चुनाव यहां से हारेंगे, तो वो कह रहे हैं वहां की जनता से कहलवा रहे कि हारेंगे, कह रहे हैं हार गए वो। उसी तरीके जितनी ये बच्चा जो कह रहा है कि सारे खिलौने हमारे घर पहुंच जाएंगे, कह लेंगे हाँ पहुंच जाएंगे, हमारा झूठ की इम्तिहा होती है। आजमगढ़ के अंदर ये दूरबीन से नजर नहीं आ रहा, आजमगढ़ के अंदर मुलायम सिंह यादव जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो है एक तरफा जीत है, 100% जीत है और लिखत में जीत है, और ये कह रहे हैं कि वो हार जाएंगे। अरे झूठ की कोई इम्तिहा होती है? ये नवाब साहब, मैंने आपसे ये पूछा है, मैंने आपसे पूछा है कि आपकी पार्टी का क्या हाल है? खुद थपथपाते, खुद थपथपाते। आप आजमगढ़ चले गए, थपथपाने से जो है इनको बहुमत मिलने वाला नहीं है। नहीं, आपको कितनी सीटें मिल रही हैं उत्तर प्रदेश में, और खास करके जो 9वें मरहले का जो इंतखाबात हैं 12 तारीख को, उसमें कितनी सीट की उम्मीद है आपको? ये 18 सीट को आप इलेक्शन है। अरे हमें जितनी भी सीटें से पहले 24 सीटें हमको मिली थी 2009 में, हमें उससे कम सीटें नहीं मिलेगी, उससे ज्यादा मिलेंगी। हम 35-40 के अंतर पे हम आएंगे, और 16 तारीख को जो डब्बे खुलेंगे तो अपने आप जग जाहिर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा अगर कोई सीटें लेके आएगा अगर तीसरे मोर्चे में, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव का ही नाम होगा, और उन्हीं ने ही लैपटॉप बांटे, उन्हीं जनता का पैसा जनता उड़ा है, भत्ता उन्हीं ने दिया है, किसान को पानी जो है फ्री में उन्हीं ने दिया है, दवाई फ्री में। ये बताइए भुक्कल नवाब साहब, आपसे एक सवाल आखिरी करना चाह रहा हूं, आपके पास भी वक्त की कमी है, कि क्या आप इस बार इलेक्शन में कैंपेनिंग में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? आपका जो दावा है कि 40 सीट और 50 सीट आप बता रहे हैं समाजवादी पार्टी को, तो बिल्कुल अजीब सी बात लग रही है। ये देखिए, हाथ कंगने को आरसीसी नहीं, पढ़े लिखो फारसी नहीं, 16 तारीख आएगी। उत्तर प्रदेश है, ये हमको चाहता है, यहाँ की जनता को चाहती है। ये मोदी जी गुजरात से आए, गुजरात से अपनी पुलिस लेके आते हैं, 2-2-2.5 पुलिस लाते हैं, और पूरे देश से जो है ट्रेनें लेके आते हैं और रैली करते हैं। और जिस तरीके से ये यहाँ को बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, दूसरे जहां पर रैली अमेठी में करना है तो बदला आसपास के जिलों के लोग आते हैं वहां पे। अरे वो तो वोटर भी नहीं है जो वहां को उनके भीड़ में इकट्ठा होते हैं, उनका वोटर नहीं है। चलिए भुक्कल नवाब साहब, आपने अपनी बात कही। हम लोग यहाँ पे पैनल पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, कांग्रेस के नुमाइंदे भी, उनसे ही पूछूंगा कि आपके दावे में कितना दम है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो समाजवादी पार्टी के स्पोक्समैन अशोक देव हमारे साथ जुड़ रहे होंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का। टॉप्स कॉर्नफ्लेक्स, अब इंडिया बनेगा और भी हेल्दी। हर दिन का स्टार्ट टॉप्स कॉर्नफ्लेक्स के साथ। टॉप्स कॉर्नफ्लेक्स, अब इंडिया बनेगा और भी हेल्दी। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के लीडर भुक्कल नवाब साहब से। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं अशोक देव साहब, जो समाजवादी पार्टी के तर्जुमान हैं और उसके लीडर हैं। वो हमारे साथ लखनऊ से फोन लाइन पे जुड़े हैं। बातचीत की शुरुआत करते हैं। हम बातचीत कर रहे थे कि 9वें फेज में क्या हो रहा है। भुक्कल नवाब साहब का दावा था कि आप कुछ भी कहिए, हाथ कंगन को आरसी किया, जब रिजल्ट आएगा तो पूरे तौर पे समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बनकर के उभरेगी उत्तर प्रदेश में। चलते हैं पूर्णिमा के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि इस 9वें फेज में सबसे ज्यादा किसकी इज्जत दांव पे लगी हुई है और वो क्या चीजें हैं जो 9वें फेज में दांव पे लगी है। पूर्णिमा। फैजल साहब, ये जो लास्ट फेज है मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के लिए बहुत क्रूशियल होने जा रहा है, क्योंकि एक तो खुलेआम मुलायम सिंह ने अपना स्टेक कर दिया है। वो जहां भी जा रहे हैं रैलीज में अपने
सारे वोटर्स से कह रहे हैं कि मुझे नहीं जिताओगे क्या, बेटे को मेरे सीएम बना दिया, मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाओगे क्या। और फिर दूसरा, उनको ये भी एहसास है कि शायद उनकी पार्टी के अगेंस्ट थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर चल रहा है, तो वो ये भी कहते हैं हर रैली में कि मेरे बेटे की सजा मुझे मत देना, मुझे उसकी गलतियों की सजा मत देना, उसको मैं सुधार दूंगा। तो एक तरह से समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा ये एक स्टेक है इस बार। और अगर इस वक्त उनकी सीटें अच्छी नहीं आती हैं तो मुलायम सिंह जी के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उनका एक तो हेल्थ उनकी शायद परमिट नहीं करेगी कि वो आगे बहुत सीरियसली। नहीं, तो पहलवान आदमी अभी भी ठीक-ठाक लगते हैं। नहीं पहलवान होंगे, लेकिन अब उम्र हो गई उनकी भी। लेकिन इस बार उनके लिए बहुत बड़ा स्टेक है। और अगर इस बार अगर नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट की कोई एक आती है नौबत, तो मुझे लगता है मुलायम सिंह यादव उसमें बहुत मजबूती से अपना दावा पेश करने वाले हैं, क्योंकि अदरवाइज उनको फिर चांस मिलने वाला नहीं है। मुनीर साहब, पूर्णिमा ये कह रही है कि अगर किसी तरह से कोई ऐसा फॉर्मेशन बनता है जो नॉन बीजेपी हो और उसमें मुलायम सिंह यादव की उम्मीदवारी जो है प्रधानमंत्री के लिए वो बहुत मजबूत होती है और ये उनका आखिरी चांस है। अगर इस बार वो बने तो बने और नहीं बने तो फिर शायद दूसरी बार उनको मौका नहीं मिलेगा। क्या आपको लगता है कि इतने मजबूत दावेदार हैं मुलायम सिंह? ये कहना कि अगली बार वो चांस लेंगे कि नहीं लेंगे, अगली बार कोई मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरी समझ से ये लोग बड़ी, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है और इलास्टिसिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। पूर्णिमा जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये ज्यादा बेहतर जानती है, लेकिन बहरहाल ये लोग बड़े इलास्टिक लोग हैं और मेरी समझ से ये लोग चांस भी ले सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। अब रही बात ये कि देखिए थर्ड फ्रंट की बात है, और अगर पहले तो ये है कि थर्ड फ्रंट है क्या चीज, अब तक कुछ डिफाइन नहीं हुआ। कुछ भी नाम रख लें, एक वो फॉर्मेशन जो बीजेपी का भी नहीं हो और बीजेपी कांग्रेस से अलग जो भी चीज है। अब उसमें यह है कि एक्सेप्टेबिलिटी किसकी है, अगर देखा जाए तो हमें ये लगता है कि ये देवेगौड़ा वाली कुछ सिचुएशन इमर्ज कर सकती है, क्योंकि ये जो साउथ इंडिया के लोग हैं, अपेरेंटली ये लगता ये है कि शायद वो हो सकता है कि अगर नॉर्थ का कोई आदमी प्राइम मिनिस्टर बनता है तो मेरी समझ से इनके अलावा शायद कोई दूसरा कोई इतनी टावरिंग या ये कि इतना एक्सेप्टेबल कैंडिडेट नहीं दिख रहा। मुनीर साहब, मुझे एक चीज मैं ऐड कर दूं फैजल साहब, क्योंकि अगर कोई नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी गवर्नमेंट की पोजीशन की पॉसिबिलिटी होती है तो उसमें सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा कि किसकी संख्या कितनी है, और उस हाल में हमें लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की अच्छी संख्या होने वाली है। आपको क्या लग रहा है कितनी संख्या लेके आ, कितनी सीटें लेके आ सकते हैं समाजवादी पार्टी? अभी 21 है इनके पास, तो वो 25 से 30 के बीच में। मतलब आपको ये लग रहा है, ये बहुत ताज्जुब की बात है नाज़रीन, अभी तक जो सर्वे आ रहे हैं, उसकी वजह मैं बताऊंगी, वो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को नुकसान हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी को नुकसान हो रहा है उत्तर प्रदेश में। लेकिन पूर्णिमा यहाँ पे बता रही है कि नहीं, समाजवादी पार्टी को शायद फायदा हो रहा है। मैं वजह बताऊं, हमें ये जो बीजेपी का वोट कंसोलिडेट हो रहा है वो दिख रहा है, लेकिन जो नॉन बीजेपी वोट, जो काउंटर कंसोलिडेशन हो रहा है, वो कहीं रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, उसकी कहीं चर्चा ज्यादा नहीं हो रही है। हमें ये बात ध्यान में रखना होगा कि बहुत बड़ा, जिसको कि सेक्युलर वोट कह के मोदी जी और उनकी तरह के लोग मजाक उड़ाते हैं, उस तरह के वोटों की संख्या बहुत बड़ी है और वो बिल्कुल एक साथ आ रहे हैं उनको रोकने के लिए। उस रोकने के कंडीशन में जो उनको बेहतर कैंडिडेट दिखेगा और जिस पार्टी का क्रेडेंशियल सबसे अच्छा होगा वो उसकी तरफ जाएंगे, इर्रेस्पेक्टिव कि उस पार्टी का कैंडिडेट कौन है। और इसमें हम देखें तो मुलायम सिंह जी की छवि एज फार एज सेक्युलरिज्म गोज बहुत अच्छी है। उन्होंने सेक्युलर क्रेडेंशियल्स अपने बिल्कुल बरकरार रखे हैं, कभी कोई समझौता नहीं किया है। और जो 2-4 हमें नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस लीडर्स आज दिख रहे हैं रेकनिंग में, उनमें उनका दावा सबसे ज्यादा अच्छा है। चलिए आपकी बात को लेकर के मैं चलता हूं पहले अशोक देव साहब के पास। उनके लिए आपने अच्छी खबर सुनाई है कि समाजवादी पार्टी को बड़ी सीट आ रही है। अशोक देव साहब, यहाँ पर पूर्णिमा त्रिपाठी हमारे साथ बैठी हुई है हिंदू ग्रुप की, वो ये बता रही है कि जो भी रिपोर्ट आ रही है वो अपनी जगह पे है, लेकिन समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में शायद पिछली बार से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, आजादी के बाद से पहली बार उत्तर प्रदेश में इतना विकास हुआ है। 2 साल पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब
सत्ता हासिल किए थे तो स्थिति बहुत खराब थी उत्तर प्रदेश की। न शिक्षा सही था, न स्वास्थ्य सही था, न कृषकों के लिए था, न महिलाओं के लिए सुरक्षा था। हम 2 सालों में विकास किए हैं, बहुत ज्यादा विकास किए हैं, चाहे वो किसानों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, अल्पसंख्यकों के लिए हो, बेरोजगारों के लिए हो। तो हम बता रहे हैं आपको। तो इतना करने के बाद जब ये लगा कि नहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की विकास इतना की है, तो हमको और आम जनता को ये विश्वास हो गया कि यही एक पार्टी है जो देश में भी विकास कर सकती है, पूंजीपतियों से और इन सांप्रदायिकों से अलग रख सकती है देश को। तो हमारे उत्तर प्रदेश में 70% से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी की हासिल करने जा रही है। 70% से ज्यादा समाजवादी पार्टी हासिल करने जा रही है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है विवेक बंसल साहब, कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदा है, सबसे बड़ी पार्टी है मुल्क की और बरसर इख्तिदार है। क्या लगता है बंसल साहब, 70% सीट उनको चली जाएगी? पूर्णिमा भी ये बता रही है कि 25-30 सीट तो कम से कम उनको जा रही है। बीजेपी वाले दावा कर रहे हैं 40 सीट उनको मिल रही है। तो आपको भी कुछ मिल रहा है या कुछ नहीं? देखिए, अब जाहिर सी बात है, जिस तरीके से जो बयानात आ रहे हैं और जो हमारे साथी जो पूर्णिमा जी ने कहा और इन्होंने कहा, अशोक देव साहब ने कहा, तो उस हिसाब से तो नहीं, पर लेकिन जो जमीनी हकीकत की जब आप बात करेंगे तो मैं यही कहना चाहूंगा, आपने भी कहा, पूर्णिमा जी ने भी जहां तक सेकुलर किरदार की बात की, माननीय मुलायम सिंह जी के, मैं चूंकि इस मौजू पे इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि शायद उन्हें याद नहीं है कि 89 में बीजेपी के साथ मिलकर जो उन्होंने सरकार बनाई थी वो इन्हीं फैसिस्ट और इन्हीं सांप्रदायिक ताकतों से, और जो अभी फसादात जो इनके इक्तदार में आज जो हुए हैं, जो इनके बेटे के, इतने तो शायद कभी मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हैं, इधर उधर की, मुजफ्फरनगर की नहीं बात कर रहा, मैं कोसी की भी बात कर रहा हूँ, मैं इसकी आपके गाजियाबाद की भी वहां पे जो दंगे हुए थे, जो एक फहरिस्त है बहुत लंबी चौड़ी, मैं उसके, और यही वजूहत थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उन्हें घुसने नहीं दिया गया क्योंकि इनके सेकुलर क्रेडेंशियल्स पे लोगों को ये बात महसूस हुई। तो ये बात है कि तू इधर उधर की ना बात कर, बता कि कारवां क्यों लुटा, तेरी रहजनी के सवाल नहीं, तेरी हमें रहजनों से डर नहीं, हमें तेरी रहबरी का सवाल है। तो ये सब इस बात का जवाब दिया जाए। और मैं आपको देखिए दावे, बहुत हमारी काबिल हमारे साथ जो पूर्णिमा जी हैं, शी हैज अ ओन एक्सपीरियंस, पर उसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि समाजवादी पार्टी या कोई जितनी फिगर्स दे रही हैं, दे आर वेरी इन्फ्लेटेड, बहुत बढ़ा चढ़ा के ये फिगर्स दी जा रही हैं। जमीनी हकीकत और है। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस को 30 मिल रही हैं, पर कांग्रेस का भी जो है इस चुनाव में, जैसा कि कहा, साइलेंट वोटर। चलिए आपसे सीधा सवाल कि आपका जो पिछले 2009 का जो आपका रिजल्ट था, उसमें इंप्रूव कर रहे हैं या उससे कम सीटें आ रही हैं? देखिए, मैं बहुत, चूंकि बात होनी चाहिए जमीनी हकीकत को सामने रख के, हम लोग का प्रदर्शन जो जाहिर सी बात है, उस समय भी एक अकलियत का हमें, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन कह दीजिए। नहीं, मैं उसी पे ही आ रहा हूं। देखिए, कम वेशी हो सकती है, पर हमारा जो आप लोग जिस तरीके से कह रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हमें सीट्स मिलेंगी, और लोगों को ये भी मालूम है। देखिए, और खासतौर से अल्पसंख्यक और जो अकलियत के एतबार से मैं बात करूं, तो उन्हें यह मालूम है कि अगर मोदी का सामना कोई कर सकता है, आज कहने को तो कुछ कह दें कि साहब की थर्ड फ्रंट और ये, और आज यूपी के अलावा समाजवादी का वजह, आपका ये कहना तो है, मेरा ये मुझे जरा बात खत्म करने नहीं, कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए किया क्या है? देखिए, बहुत कुछ किया है कांग्रेस ने। ये किया है कि एनडीए के जो बजट, आपने उनके सवाल किया है, देखिए, आपने चौकियां खुलवाई है, आपने बटाला कांड किया है, यही तो किया है। जनता पार्टी ने नरसंहार किया है, जेलों में डाला है, तो आपने भी वही काम किया है। अगर कोई मजबूती से खड़ा हुआ है इस बात के लिए, अकलियत के लिए, से लेकर के पूरे देश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नेता प्लान में आप झूठ बोलते हैं, आप 72,000 करोड़ इस समुदाय को आपने धोखा दिया है। इल्जाम न लगाइए, 72,000 करोड़ अकलियत के लिए हमने खोला है, ये जो बात करते हैं शिक्षा कमेटी समाजवादी पार्टी ने खोला है, उनके रोजगार के लिए समाजवादी पार्टी चला रहे हैं, उनके लिए रिजर्वेशन समाजवादी पार्टी ने किया है। आप झूठ बोल रहे हैं, आप इस समुदाय को गुमराह किए हैं, आप इस समुदाय के भलाई के लिए नहीं सोचते हैं, केवल आप अपने लिए सोचते हैं। चलिए, आप लोग पहले आप अपनी बात कर लीजिए। अशोक देव जी, आप 2 मिनट रुक जाइए, पहले इनको बात करने दीजिए, फिर आपके पास आते हैं। आपकी जो कार्यप्रणाली रही है आपकी सरकार की, यही वजूहत है कि लोग। चलिए, आपसे एक सवाल, आपने इतने बड़े आरोप लगाए, इतने बड़े इल्जाम लगाए मुलायम सिंह यादव पे और उनकी पार्टी पे, लेकिन जब उनसे आपको मदद लेने की जरूरत पड़ती है, आप मदद भी ले लेते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि ये सांप्रदायिक हैं, बीजेपी के साथ मिले रहते हैं, और उसके बाद जब आपको अपना काम होता है तो आप उनसे मदद भी लेते हैं। देखिए, मैंने उस एतबार से बात की थी, चूंकि
पूर्णिमा जी ने कहा कि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके एतबार से मैंने बात की थी, और मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल ही थ्रू एंड थ्रू सांप्रदायिक हैं, पर लेकिन मैं उसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि जब वजूहात रहे तो उन्होंने हाथ मिलाए। थोड़े हमारा जी हम ये कहना चाहेंगे आप सांप्रदायिक हैं, आप हमारे कांग्रेस के दोस्त जो है सांप्रदायिक हैं। अभी जो है तेलंगाना के मुद्दे पे आप बीजेपी के साथ हो गए थे, प्रमोशन में आरक्षण के नाम पे आप बीजेपी के साथ हो गए थे, आप सांप्रदायिक हैं। बहुत निरपेक्ष अगर कोई देश में है तो समाजवादी पार्टी। आपने अपनी बात कह ली, हमारे साथ हम भी चाहेंगे कि आपकी पार्टी की बढ़ोतरी जो भी जो कम्युनल फोर्सेज हैं वो बढ़े, पर लेकिन इसके लिए 1 मिनट आपने अपनी बात कह ली। अब अशोक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अशोक साहब अपनी बात कहिए। अशोक देखिए, मैं इनसे ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही है। अभी आंध्र प्रदेश को तोड़ने की बात हुई, तेलंगाना की बात हुई, दोनों लोग एक हो गए। प्रमोशन में आरक्षण की बात हुई, दोनों एक हो गए। और आपको याद होगा कि राजीव गांधी फाउंडेशन से समय समय पर गुजरात को इन्होंने अवार्ड देते रहे हैं। अभी आनंद शर्मा ने भी इनको क्लीन चिट देने की कोशिश की। अब तो दोनों लोग एक ही हैं। अगर कोई देश की जनता के लिए गरीबों और महिलाओं के लिए गुजरात के लोगों को अवार्ड नहीं तो देना समाजवादी पार्टी लड़ रही है। मोदी का ताल्लुक गुजरात से है, ये बता रहे हैं राजीव गांधी और ये कहीं गलतफहमी में न रहे। नरेंद्र मोदी को बेस्ट चीफ मिनिस्टर का अवार्ड दिया था, उसकी बात बिल्कुल अवार्ड नहीं दिया। आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। ये अवार्ड नहीं दिया गया राजीव गांधी। अगर अगर राजीव गांधी फाउंडेशन ने अवार्ड दिया हो तो आप मैं अशोक देव साहब ये कह रहे हैं कोई अवार्ड नहीं दिया हमने आपको, ये तो कह नहीं बताइए। वो चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं इन्होंने दिया है। आप पूछे बीजेपी का पूछे, इन्होंने 1-2 नहीं 50 से ज्यादा अवार्ड दिया इन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन से। गुजरात को अवार्ड दिया गया, क्यों दिया गया बताइए। अभी 2 दिन पहले आनंद शर्मा के डिपार्टमेंट से क्लीन चिट जमीन अधिग्रहण को लेकर पूछे क्या इन्होंने नहीं दिया। ये लोग जो है मिले जुले हुए हैं, आम जनता के हित से मतलब नहीं है, मतलब नहीं है। ये देश में केवल जो है केवल जो है हमारे देश में होने के लिए सब कर आ रहे हैं। अशोक देव साहब आपने अपनी बात कह ली। हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं जनता दल यूनाइटेड के स्पोक्समैन असलम आजाद साहब, उनके पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह की सिचुएशन इमर्ज कर रही है वैसी सिचुएशन में अब तक बिहार में 32 सीट्स पे इलेक्शन हो चुके हैं, बल्कि 34 सीट के वहां पे इलेक्शन हो चुके हैं, 6 सीटों पे इलेक्शन बाकी है। इन 6 सीटों में जनता दल यूनाइटेड की कितनी इज्जत दांव पे है और जो बकिया जो 34 सीट पे इलेक्शन हुए उनमें उनकी क्या हालत होने वाली है। यहां पे हमारे साथ विवेक बंसल साहब और अशोक देव साहब एक दूसरे को फिरका प्रस्त कह रहे हैं। आप किसके साथ जाना चाहिएगा? बीजेपी भी फिरका प्रस्त है, कांग्रेस भी। असलम आजाद साहब, दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू हैं, लेकिन बड़ी कोशिश आप लोगों ने भी की थी कांग्रेस से अलायंस की। आज सुनिए ना जी, मैं बताऊं, जहां तक अखिलियतों का मामला है, अलायंस की कोशिश बहुत हुई थी, अलायंस नहीं हुआ तो कम्युनल हो गए। हिंदुस्तान के मुसलमान हैं जी, उन्होंने जो आचरण का सबूत दिया है वो भी पता है। आज उनकी सीट घट रही है अगर या ना मकबूल हुए हैं तो देखिए, आजमुदन जहलस्त शेख सादी ने बहुत पहले कह दिया था। जी जी। और जहां तक पूर्णिमा जी ने कहा, मैं सहमत हूं कि आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों से हटकर आवाम ने यहां वोटिंग की है और तीसरे मोर्चे ही की सरकार बनेगी। न मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर बनेंगे, अगर बनेगा कोई ये तो बिहार का बनेगा या उड़ीसा का बनेगा या तमिलनाडु का बनेगा। कम तो गैर मुतनाज़ शख्सियत की बुनियाद पे, नंबर की बुनियाद पे कुछ मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, ये मैं बता दूं। ना बंगाल से कोई बनेगा और न उत्तर प्रदेश से बनेगा। शख्सियत की बुनियाद पे, काम की बुनियाद पे और परफॉर्मेंस की बुनियाद पे। नीतीश कुमार जी इसी मुद्दे पे अलग हुए कि उनको कहीं ना कहीं ये लगता था कि वो भी पीएम मटेरियल है। शख्स हिंदुस्तान को चला सकता है, जो स्टेट को नहीं चला सकता है वो हिंदुस्तान को और मुल्क को कैसे चलाएगा। इसलिए ये कहना कि फला साहब जो है वो मरने वाले हैं या दिल का दौरा पड़ने वाला है तो इसलिए उनको आखिरी चांस दिया जाए, मुल्क को जो है दौरे से निकालिए और मुल्क जिस तरह जो है तबाही के दहाने पे जा रहा है, इसको बचाने की जरूरत है। नहीं कि आपस में बैठ करके कंसेंसस से कोई जो है लीडर चुना जाएगा। ओरिजिनल पार्टीज जितनी हैं जो आज थर्ड फ्रंट में शामिल नहीं हैं वो सब शामिल होंगी और सब मिल करके जो है गैर भाजपाई और गैर कांग्रेसी वज़ीर आज़म का इंतखाब करेगी, वही मुल्क को चला सकता है। भाजपा की हवा निकल गई है, बिहार में भी उसको 10 सीट मिलती है नहीं मिलती है,
बहुत उन्होंने पोलराइज किया है। चलिए आप ये कह रहे हैं भाजपा की हवा निकल गई है, 10 सीट भी मिलना मुश्किल है। आपके दावे में भी कितना दम है ये 16 तारीख को पता चलेगा। लेकिन यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी सवाल को लेकर के चलेंगे विवेक बंसल साहब के पास कि ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ बात हो रही है थर्ड फ्रंट की और बीजेपी की, कांग्रेस कहां गई? इसलिए सबसे बड़ी पार्टी है, उसका रोल क्या होगा 12 तारीख के बाद। लेते हैं एक ब्रेक। आपके जो प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं उनके ऊपर उंगली उठ रही है। ये आपको लगता है कि वो पॉलिटिक्स जिसको अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था उसमें इस तरह की चीजों के लिए कोई जगह है? देश को अगर कोई ठीक कर सकता है तो वो श्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, दूसरा कोई देश को ठीक नहीं कर सकता। मुस्लिम मसाइल पर बीजेपी लीडर विजय गोयल की बेबाक राय। एक स्कॉलरशिप स्कीम है जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए है, उसको देने से उन्होंने लागू करने से मना कर दिया। आरक्षण क्यों होना चाहिए? आरक्षण इसलिए होना चाहिए क्योंकि उनका उत्थान नहीं हुआ जाके, तो भाई पहले उत्थान ही कर लो ना ताकि आरक्षण की जरूरत ना पड़ेगी। देखिए तकरार में सैयद फैसल अली के साथ इतवार की रात 8:30 बजे और पीर की दोपहर 2:30 बजे सिर्फ आलमी समय पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। अपनी डपली अपना राग, सारी पार्टियों के लोग जो नुमाइंदे हैं वो अपनी अपनी बात कह रहे हैं। हर पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि सिर्फ मुल्क में उसी की हवा है और उसको सबसे ज्यादा सीट आने वाली है। लेकिन एक पार्टी वैसी भी है जो बरसर इख्तिदार है, जिसकी सरकार है और 1-2 साल की नहीं 10 साल की सरकार है यूपीए की, जिसको लीड करती है कांग्रेस पार्टी। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान बैठे हैं विवेक बंसल साहब। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो इलेक्शन हो रहा है उसमें यह माना जा रहा है सबसे बड़ी जो लूजर होगी वो कांग्रेस पार्टी होगी और कहीं ना कहीं हाशिए पे होगी। जो सरकार बनने की बात है अब कहीं ना कहीं ये बात शुरू हो गई है कि शायद कोई थर्ड फॉर्मेशन ऐसा आएगा जिसकी गवर्नमेंट बनेगी। तो क्या मुल्क में ऐसे किसी फॉर्मेशन की कल्पना की जा सकती है, तस्वुर किया जा सकता है जिसमें कांग्रेस किसी भी तरह से भागीदार ना हो? मंजर साहब देखिए ऐसा है, जहां तक आपने बात कहा कि कांग्रेस के खिलाफ माहौल, आपने कहा कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। कांग्रेस ने जितना 10 सालों में किया वो शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ। मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, उसमें डिटेल्स में फहरिस्त नहीं उसकी मैं गिनाना चाहूंगा, पर यही कहना चाहूंगा कि 10 साल आपने खुद ही कहा, जब 10 साल आदमी इक्तदार में, कोई भी पार्टी इक्तदार में रहती है तो कहीं ना कहीं जो तवक्कात लोगों के पूरे नहीं होते या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर वो रहता है। पर इसके भी बावजूद मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बहुत सी ऐसी स्टेट्स, उत्तर प्रदेश में हो सकता है ये मोदी की हवा, सो कॉल्ड मोदी की हवा, या प्रेस ने जिस तरीके से एक हाइप क्रिएट किया है वो दिख रही हो, या कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर उत्तर प्रदेश में दिख रही हो, ऐसा नहीं है। सीट्स के एतबार से जब जाहिर सी बात है 16 तारीख को जब उसकी इंतखाब, 16 तारीख को जब उसकी गिनती होगी तब पता चलेगा। पर लेकिन पूरे जब हम हिंदुस्तान की तस्वीर हम लेके चलते हैं तो कम वेशी उतनी ही सीट्स हम लोग लेके आएंगे। ये मैं आपको, मैं भी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जितनी सीटें आपकी अभी यूपीए 2 की गवर्नमेंट में है कांग्रेस की, उसी के आसपास आप रहेंगी? जी जी जी, कम वेशी मैंने कहा, क्योंकि मैं और भी स्टेट्स में गया। आपने एक सवाल रखा था बुक्कल नवाब जी से कि आप कैंपेनिंग में गए कि नहीं। मैं मध्य प्रदेश में गया, धार में गया, और भी डिस्ट्रिक्ट में, मैं महाराष्ट्र में गया, मैं गोवा में गया। आप लोग की पार्टी के बारे में ये कहा जा रहा है कि व्हाइट वॉश हो रहा है बिल्कुल मध्य प्रदेश में, देखिए वही व्हाइट वॉश हो रहा है बिल्कुल राजस्थान में। देखिए सुनिए, हमारे पास पहले 10 सीटें थी, 8 या 10 सीटें थी मध्य प्रदेश में। जी जी 12 थी, सॉरी 12 थी, और उतनी ही हम लेके आएंगे। आप ये देखिएगा 16 तारीख को अगर आपने मौका दिया, 16-17 को आप दोबारा बुलाएंगे और उस बात को मैं साबित करूंगा कि मैंने जो आपके बीच में बोला था, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा, पर आप कितने आश्वस्त हैं, आप कितने मुतमईन हैं? देखिए मैं आपसे क्या रोल होगा आपकी पार्टी? देखिए रोल हमारा ये होगा, कम्युनल फोर्सेस को सबसे पहले तो रोकने का होगा, और हम अपने क़यादत में, हमारी पार्टी की क़यादत में यूपीए के संरचना होगी, यूपीए की सरकार बनेगी। मुनीर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मुनीर साहब, आपने इनकी बात सुनी, आपने समाजवादी पार्टी की भी बात सुनी, ये बताइए कितनी जो बंसल साहब बात कह रहे हैं, फिर मैं बंसल साहब पास जाऊंगा, कि ये इनके दावे में कितना आपको सच लगता है? नहीं, देखिए दावे में तो बात हुई है और ये बिल्कुल सही है कि कांग्रेस नहीं, एक तासुर ये बना हुआ है, ये कांग्रेस इस बार बिल्कुल कहीं भी नहीं है, फाइट में नहीं है, ये बार बार कहा जाता है, लेकिन बंसल साहब कह रहे हैं कि पूरी तरह से फाइट में है। देखिए आपने 2004 में भी हमें राइट ऑफ किया था, 2009 में भी हमें राइट ऑफ किया था,
और ये सब लोग इस बात को बार बार इसको दोहरा रहे हैं कि मोदी का जो हाइप क्रिएट किया है वो सहाफत की दुनिया कहिए या आप मीडिया ने किया है। और अगर उन्होंने किया है तो यही जब मोदी को आप मजबूत होकर दिखा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कांग्रेस को आप मजबूत होकर नहीं दिखा रहा। मोदी जी के साथ देखिए इस बात को भी समझने की जरूरत है कि जितनी रैली मोदी कर रहे हैं वो उतनी रैली किसी भी पार्टी के कोई लीडर नहीं कर रहे हैं। जब उनकी रैलियां ज्यादा हो रही हैं, उनकी सभाएं ज्यादा हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं जाहिर है उनका कवरेज ज्यादा होगा। ये बिल्कुल फितरी बात है, ये बिल्कुल नेचुरल बात है। लेकिन लोगों को इंप्रेशन जा रहा है कि मीडिया उनकी तरफदारी करे, ऐसा बिल्कुल नहीं है बंसल साहब जी। बंसल नहीं, लेकिन देखिए ऐसा बिल्कुल ये कहना कि साहब मोदी साहब के अलावा कोई दूसरा रैली या दूसरी पार्टीज की रैली नहीं हो रही, मेरा ख्याल ये नहीं है। ये उतनी ज्यादा रैली नहीं है। नहीं, राहुल गांधी बहुत रैली, तो राहुल गांधी को पूरा लाइव दिखा रही है मीडिया। नहीं, बिल्कुल दिखा रही है। मेरा लोग कर रहे हैं। सॉरी, एक सेकंड, मैं बिल्कुल मीडिया पे कोई ब्लेम नहीं करना चाहता और मैं बिल्कुल मेरा इस तरह का कोई मतलब नहीं है। लेकिन असल चीज ये है कि जो आपने एक सवाल पूछा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है इस पूरे डिबेट के अंदर कि भाई आखिर कांग्रेस का रोल क्या होगा एक ऐसी सिचुएशन में जबकि कांग्रेस को उस तरह की उतनी सीट्स नहीं आती हैं। उसमें मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि या तो बीजेपी की गवर्नमेंट बने और ठीक है, उसकी अपनी आइडियोलॉजी है, उसके अपने प्रोग्राम्स है, उसकी अपनी पॉलिसीज है और उसकी अपनी गवर्नमेंट बने और उसके साथ जो कुछ भी होना। लेकिन अगर फर्ज कर लीजिए कि बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं बनती है और किसी दूसरे फ्रंट का मामला होता है तो ये थर्ड फ्रंट तो मेरी कभी समझ में नहीं आया। इसका कोई भी नाम दे सकते हैं जी, आप थर्ड फ्रंट कहिए, कोई भी नाम दे दीजिए, लेकिन ये है अल्टरनेटिव फ्रंट कहते हैं। ये एक इस तरह की चीज है जो कि एक मतलब ये कि इनकी क्या पॉलिसी। एक सेकंड मैं वही बता रहा हूं, मैं उसी पे बिल्कुल आ रहा हूं। तो ये थर्ड फ्रंट की जो पार्टीज हैं उनकी क्या पॉलिसीज हैं, उनकी क्या आइडियोलॉजी है, वो क्या चाहते हैं, वो मुल्क को किस तरफ ले जाएंगे, ये चीज बिल्कुल क्लियर नहीं। और ऐसी सिचुएशन में कांग्रेस 20 साल से इन्हीं क्षेत्रीय दलों से देश की सरकार थर्ड फ्रंट की या दूसरा जो कोई भी नाम आप ले लीजिए, बगैर कांग्रेस के हमारी समझ से वो मुल्क के लिए बेहतर चीज नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस का अपना एक तजर्बा है। चलिए अशोक देव साहब कुछ कहना चाह रहे हैं लखनऊ से, आपको आवाज आ रही है अशोक साहब? जी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये कह रहे हैं तीसरे मोर्चे इनको दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि कांग्रेस के लोग क्या मना कर देंगे देश में कि इन्होंने 10 साल में 50% महंगाई बढ़ाया? क्या ये मना कर देंगे कि इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया? नहीं। क्या ये मना कर देंगे कि हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं रही और हमारे जवानों का गर्दन काट लिया गया? क्लैरिफाई कर दूं। नहीं, और यही बात मैं बीजेपी के साथी से ही पूछ सकता हूं। मैं उन्होंने भी जब सरकार में रहे तो प्याज आसमान छू रहा था, जरा आप हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, अशोक देव साहब पे हमला हुआ था, कंधार में जो है ये 3 खूंखार आतंकवादी ले गए थे, 900 करोड़ रुपया पहुंचा दिए थे। देखिए इन दोनों पार्टियों से देश की जनता उब चुकी है और इस समय अब समाजवाद चाहिए। चलिए आपने अपनी बात कह ली, मुनीर साहब कुछ कह रहे हैं, समानता और संपन्नता दे सके। नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि, तो मेरा कहना यह है कि ये थर्ड फ्रंट कॉम्बिनेशन जो है उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है, उसकी आइडियोलॉजी, मेरा ये कहना यह है कि बहुत ही मुख्तलिफ और बहुत ही डाइवर्स ग्रुप है और एक इस तरह का डाइवर्स ग्रुप अगर आ जाए और मिल करके कोई गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करता है तो ये मुल्क के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी, इकोनॉमिकली अच्छी बात नहीं होगी। आया साहब ये बताइए 77 में 89 में और 96 में जो देश ने निर्णय लिया था वही ठोस निर्णय लिया गया था। उसके पहले और बाद में किसी सरकार ने विदेश नीति पर ठोस निर्णय नहीं लिया, चाहे वो बांग्लादेश से हो चाहे नेपाल से समतामूलक संबंध समझौता की बात हुई थी। चलिए अशोक देव साहब आपने अपनी बात कही और आलमी समय से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्णिमा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह की बात विवेक बंसल साहब कह रहे हैं बहुत पूरी इत्मीनान लग रहे हैं, बहुत इनको कॉन्फिडेंस है कि कांग्रेस पार्टी की क्या रोल बहुत अहम होगा और सीटों को लेकर के भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इनमें है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई थर्ड फॉर्मेशन ऐसा होगा जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं जिसमें कांग्रेस मिनिमाइज हो जाए या कांग्रेस का कोई रोल नहीं? बंसल साहब को भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि वो इतने फेजेस होने के बाद भी इतने कॉन्फिडेंट हैं, विच इज अ गुड थिंग। अभी तक वो लास्ट मोमेंट तक लड़ाई, जो लड़ने वाला है उसको लास्ट मोमेंट तक लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन जो हमारी अपनी असेसमेंट है उसके हिसाब से कांग्रेस 2009 के
फिगर के पास भी नहीं पहुंच रही है। लेकिन उनकी इतनी भी बुरी हालत नहीं होने वाली है कि उनका कोई रोल ही नहीं रहेगा। हमें थोड़ा बैकग्राउंड में देखना होगा कि 89 में 84 to 89 राजीव गांधी की बहुत बहुमत वाली सरकार थी, लेकिन 89 में उनको क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली थी। फिर भी वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, उनको न्योता भी गया था प्रेसिडेंट से गवर्नमेंट बनाने का, और उन्होंने उस समय रिफ्यूज किया था, ये कहते हुए कि सिटिंग पार्टी जो रूलिंग पार्टी होती है, अगर उसको क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है तो इसका मतलब जनता ने मैंडेट उसको नहीं दिया है। और वो 89 में उन्होंने अपने आप को किनारे कर दिया और तब वो फिर जोड़ तोड़ वाली सरकार बनी थी। तो अगर अभी जो कांग्रेस में और राहुल गांधी की जो लग रहा है कि चल रही है, अगर उसको हम थोड़ा ध्यान में रखें तो शायद वो राजीव गांधी वाला ये स्टैंड ले सकते हैं, वो अपोजिशन में बैठने का ले सकते हैं। मान लीजिए कि ऐसा राहुल गांधी कहते हैं और वो मानते हैं राहुल गांधी की ही सत्ता चलती है कांग्रेस में, लेकिन हो सकता है कि बाद में विचार इस पे हो। लेकिन अगर ये मान लें कि राहुल गांधी अपोजिशन में बैठने की बात करते हैं, जैसे उनके फादर ने की थी राजीव गांधी ने, तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या कोई ऐसा अल्टरनेटिव बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, और उसमें कांग्रेस का कुछ न कुछ रोल होगा। वो चाहे किसी और को मौका दें लीड करने का और उस गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करें, या तो उस गवर्नमेंट को बाहर से समर्थन करें। ये दोनों सिचुएशन इमर्ज हो सकती हैं। और आफ्टर इलेक्शन ऐसा एक बिल्कुल केजरीवाल की तरह का कोई स्टैंड लेके नहीं बैठ सकता है कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपोजिशन में बैठेंगे, बेशक चाहे दोबारा इलेक्शन हो जाए। तो अगर ये बनता है कि ना बीजेपी की सरकार बन रही है, ना कांग्रेस की अपनी क्लियर मेजोरिटी के साथ बन रही है, तो कुछ तो कॉम्बिनेशन एक करना पड़ेगा, जुगाड़ जिसको कहते हैं, करना पड़ेगा। और आपको ये लग रहा है कि जुगाड़ की सरकार इस बार बन सकती है, और उस जुगाड़ की गाड़ी को धक्का देने के लिए कहीं ना कहीं से या तो आगे से इंजन लगे या पीछे से लगे या बीच में लगे, कांग्रेस का जो इंजन है वो कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ेगा, तभी ये जाके जुगाड़ की गाड़ी जो है वो बढ़ पाएगी। हम चलते हैं पटना में असलम आजाद साहब जनता दल यूनाइटेड के स्पोक्समैन हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उस जुगाड़ की गाड़ी में इनके डब्बे कितने होंगे। असलम साहब जी, सवाल दोहराएं जरा। आपकी पार्टी की पोजीशन यह है कि आपने अभी कहीं ना कहीं अपना कता ताल्लुक किया है भारतीय जनता पार्टी के साथ, कांग्रेस ने आपको अपनाया नहीं है, तीसरे फ्रंट की बात चल रही है या अल्टरनेटिव अरेंजमेंट की बात चल रही है। इन सारे सिचुएशन में जनता दल यूनाइटेड आज कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग थलग पड़ा दिख रहा है। क्या रोल रहेगा आपका उसके बाद? देखिए, पहली बात तो ये बंसल साहब की बातों पे मुझे हंसी आती है। बंसल साहब, जिस पार्टी को 110 और 15 सीट नहीं आएगी, उसके सरकार बनाने का कहां से सवाल उठता है? नहीं कि आपको मुझ पे हंसी आ रही है, हम सबको पैनलिस्ट को आप पे हंसी आ रही है कि आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। आप नीतीश जी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं, 5 सांसदों के बूते पे आप उन्हें हास्यास्पद बात है। जी असलम साहब आप बोलिए, फिर हम बंसल साहब के पास जाएंगे। वक्त बर्बाद मत कीजिए। हाँ बोलिए। मैं याद कर रहा हूं कि किसी 7 जन्म में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी, और बिहार, उड़ीसा या तमिलनाडु का ही वजीर आजम बनेगा। कहीं से ये ख्वाब ख्याल में दूसरी पार्टी के लोग नहीं रहे, और बाद हो लगता है आप लोग की कुछ बातचीत चल रही है जयललिता से, तो मैंने बाउंड हो जाएगी कि वो तीसरे मोर्चे को सपोर्ट करो, नहीं तो जहन्नम में चली जाएगी। ये तो यूं भी जहन्नम में चली गई है कांग्रेस, पूरे मुल्क को जहन्नम में पहुंचा दिया है। इसलिए उसको बाउंड होना पड़ेगा कि तीसरे मोर्चे की सरकार को वो समर्थन दे, नहीं तो मुल्क तो ऐसी ही तबाही के दहाने पर है। इसकी जिम्मेदार अगर कोई होगी तो कांग्रेस होगी या फिर भाजपा होगी। चलिए बंसल साहब आपसे पूछ लेते हैं, ये कह रहे हैं असलम आजाद साहब कि पूरे तौर पे मुल्क में जितनी भी बुराइयां हैं, जो भी सारी चीजें आज दिख रही है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास है। अगर आप अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो कोई ऐसी सरकार लाइए जिसमें भाजपा की शमूलियत नहीं हो और आप भी ना हो उसमें। देखिए इनकी जो बात है, अब ये शायद ये मोदी की भाषा बोल रहे हैं, जुबान से बोल रहे हैं, शक्ल फर्क हो सकती है, पर लेकिन ये कहना कि कांग्रेस ने 10 साल में ये कह रहे हैं कि आप मोदी की जुबान में बात कर रहे हैं जी कि कांग्रेस ने 10 साल में क्या किया, तो ये जुबान में नहीं बोल रहा, नहीं जुबान में तो कर ही रहे हैं। 17 साल आपने 100 चूहे खा के बिल्ली हज पे चली। आज नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री का चूंकि पद दिख रहा था, तो इख्तियार में आने की कहीं ना कहीं आस थी, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया
और आज ये अगर उन पे सवाल किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में मजबूत किसने किया, बोल लेने दीजिए, फिर आपके पास आते हैं। वो सवालिया वो चिन्हित आप ही होंगे, उसका आप जवाब नहीं देना चाहेंगे। आप सेकुलर, आप लोगों ने ही इन ताकतों को बढ़ाया। माजरत के साथ कहना चाहूंगा, बड़े आपसे उससे कहना चाहूंगा कि आपको तकलीफ जरूर होगी। हकीकत जब किसी के सामने बयां की जाती है, माफ कीजिए, कांग्रेस की तो इतनी कुर्बानियां रही हैं कि आपने तो इस प्रधानमंत्री के पद को देखते हुए भाजपा का दामन छोड़ा, जिसके साथ लेके आप एक ही नाव में आप लोग बैठे हुए अपना किश्ती विहार कर रहे थे, और आज आप ये कह रहे हैं कि हमने तो फोर्सेस के या असूलों की अगर बात होती तो आप उस पार्टी से, कांग्रेस का दामन बहुत साफ है। कांग्रेस ने कभी भाजपा का साथ ना दिया ना लिया, और कांग्रेस ने जितना इस मुल्क की बहबूदी के लिए, कौमी एकजुटता के लिए और इस तरक्की एतबार से किया है, माफ कीजिएगा, जमहूरियत को मजबूत अगर किया है तो इस कांग्रेस पार्टी ने, वाहिद कांग्रेस पार्टी ने किया है। असलम आजाद साहब, आपने अपनी बात कह ली, विवेक बंसल ने अपनी बात कह ली, वक्त खत्म हो रहा है। हम चलते हैं मुनीर आलम साहब के पास, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आपने सबकी बात सुनी। आप देखिए किस तरह के इल्जाम ये लोग आपस में आज लगा रहे हैं, जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि ये तीसरा ऑल्टरनेटिव हो सकता है। अगर ये फॉर्मेशन आता है तो क्या लगता है आपको कि मुल्क किस तरफ जाएगा? ये सैंपल तो सामने ये आपने, ये जो सैंपल है वो आपके सामने, और इसलिए मैंने ये कहा कि देखिए हिंदुस्तान की, देखिए आदमी कितनी भी बहस कर ले, जो कुछ भी कर ले, ये एक फैक्ट है कि कांग्रेस और बीजेपी इस मुल्क की दो बड़ी पार्टियां। ये भी बिल्कुल फैक्ट है कि इन दोनों पार्टीज के पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस है, गवर्नेंस का भी एक्सपीरियंस है, आइडियोलॉजिकली भी बहरहाल ये लोग कहीं ना कहीं है। सो ये इस चीज को, इससे आप आंख बंद नहीं कर सकते, और किसी न किसी, कोई भी फॉर्मेशन हो, कहीं ना कहीं कांग्रेस का रोल होना चाहिए और मेरी समझ से जरूरी है। और बिल्कुल इसी तरह से बीजेपी, अगर कोई ऐसा फॉर्मेशन बनता है तो बीजेपी का रोल भी इम्पोर्टेंट है। बस वक्त खत्म हो रहा है, सिर्फ हम मुख्तसर जानना चाहेंगे पूर्णिमा त्रिपाठी से कि अगर 16 तारीख के बाद जब हम लोग यहाँ पे बैठते हैं तो किस तरह की चीज आपको इमर्ज करती हुई दिख रही है, और आपसे अगर पूछा जाए कि आप किस तरह की गवर्नमेंट को इमर्ज करता हुआ देखना चाहिएगा तो क्या कहेंगे? नहीं, मेरी पर्सनली राय ये है कि दिस इज अ गुड टाइम फॉर अ नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी, मतलब अच्छा वक्त है कि एक नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी सरकार बने, क्योंकि बीजेपी की क्रेडिबिलिटी बहुत सस्पेक्ट है, बहुत सारे फ्रंट्स पे, बहुत सारे लोगों को उन पे भरोसा नहीं है। कांग्रेस 10 साल में बहुत नाराजगी झेलने का काम कर चुकी है, तो अब हमें किसी एक तीसरे फ्रंट को मौका देना चाहिए और उस फ्रंट का हमें काम देखना चाहिए। दूसरा, मुझे लग रहा है कि शायद लग रहा है जिस तरह से ये लोग आपस में लड़ रहे हैं कि हम एनडीए सरकार बनती देख रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाइयां जब चैनल पे लोग देखेंगे तो वो भी सोचेंगे कि ये बात की लड़ाई, जंग क्या होगा, बाद में पता नहीं क्या होगा, तो चलो एक तरफ डिसाइसिव वोट कर लो, तो शायद वो एक सिचुएशन बन जाए। हम तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़रीन, आपने देखा है किस तरह की सिचुएशन अभी इमर्ज कर रही है, बहुत ही क्लियर, जो जैसा कि पूर्णिमा ने शुरू में कहा था कि जब इलेक्शंस अनाउंस हुए थे, पहला फेज इलेक्शन हुआ था, तो ये लग रहा था कि मुल्क एक तरफ जा रहा है, राइटिंग ऑन द वॉल जिसको कहते हैं वो क्लियर दिख रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे फेजेस बढ़ते गए वैसे वैसे तस्वीर और धुंधली होती चली गई, और अब जब 8वें फेज का इलेक्शन खत्म हो गया है, 9वें फेज में हम इंटर करने वाले हैं, तो बिल्कुल इस बात की चर्चा होने लगी है कि शायद किसी तीसरे महाज की या किसी तीसरे ऑल्टरनेटिव की सरकार बने जिसमें कांग्रेस का कोई ना कोई बड़ा रोल हो। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। खुली बहस में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें समयlive.com। यहां हम आप सभी लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं। आप देखते रहिए आलमी समय और मुझे इजाजत दीजिए। आज